हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एके कैंपस पर। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, साइंस फैकल्टी एके वर्मा। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था जनरल केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम जो पीटीईटी और बीएसटीसी की क्लास में जनरल साइंस ज़रूरी है उस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। और इसमें जनरली क्या होता है, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, या उसके मॉडल्स क्या क्या हैं, परमाणु संरचना किस पर आधारित है, किस तरह से इसके सवाल होंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ लेते हैं। देखो, परमाणु संरचना के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो नाम से ही पता लग रहा है कि हमें परमाणु की संरचना को पढ़ना है। और परमाणु संरचना को पढ़ाने के लिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था डाल्टन, सर I.J. डाल्टन। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले बताया था कि परमाणु जो है वो एक मूलभूत तत्व है, और इसे मूलभूत तत्व क्यों कहा, क्योंकि ये इकाई तत्व भी कहा जाता है। समस्त यौगिक अणु, इन सब के निर्माण में जो आधार की कड़ी है वो सबसे बड़ी कड़ी ये है परमाणु। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक दीवार अगर हमें बनानी है, तो मान लीजिए पूरी दीवार है, बहुत सारी दीवार मिलकर घर बनाती हैं, तो दीवारों को बनाते समय हम उनमें ईंटें लगाते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा घर की दीवारों में ईंटें लगती हैं। तो ये एक ईंट अगर हम बाहर निकाल लें तो इस एक ईंट को परमाणु का नाम दिया जाएगा। और ऐसे बहुत से परमाणु यानी बहुत सी ईंटें आपस में जमकर एक पूरी दीवार बनाती हैं, और अगर इस दीवार को हम तीनों दिशाओं में जोड़ दें, ठीक, तो पूरा घर बन जाएगा। इसी तरह से सबसे छोटी इकाई तत्व के रूप में किसे माना जाता है, परमाणु को माना जाता है, जिसे किससे प्रस्तुत किया था, डाल्टन ने। डाल्टन ने यह कहा था कि परमाणु के दो भाग होते हैं, एक परमाणु का आंतरिक भाग होता है और एक परमाणु का बाह्य भाग होता है। हालांकि डाल्टन की ये हाइपोथेसिस थी, परिकल्पना, इसके बारे में उसने कोई मॉडल नहीं दिया था, सोचा था। परिकल्पना का मतलब होता है एक वैज्ञानिक की सोच। उसने सोचा कि ऐसा हो सकता है, तो परमाणु के उसने दो भाग बताए, एक आंतरिक भाग और एक भीतरी भाग, बाह्य भाग। बाह्य भाग में उसने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बताई उसने, अस्तित्व नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और आंतरिक भाग में उसने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में बल द्वारा बंधे होते हैं। ये तीन चीजें इन्होंने बताई कि परमाणु के दो भाग होते हैं, परमाणु एक मूलभूत तत्व है, और परमाणु के दोनों भागों में बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, और आंतरिक भाग में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पाए जाने की संभावना है। ये बात इन्होंने बाद में कही, उससे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। मूलभूत तत्व जिन्हें कहा जाता है, इसीलिए परमाणु को भी मूलभूत तत्व के रूप में ही जाना जाता है। ये बात डाल्टन को पता थी कि इनकी डिस्कवरी हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने इस पर आधारित प्रयोग को प्रस्तुत किया। डाल्टन के दो हाइपोथेसिस हैं, एक हाइपोथेसिस हम मैटर में पढ़ते हैं, पदार्थ की अवस्था में, और दूसरा हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं परमाणु की संरचना में। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद में हमारे सामने तीन चीजें आ गई, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। इनकी डिस्कवरी किस किसने की ये मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, किसने इनकी खोज की, ठीक है, और क्या क्या कैरेक्टर हैं। लेकिन इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, सबसे पहली बात कि खोज का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, खोज का श्रेय इसमें जाता है थॉमसन इलेक्ट्रॉन में, इसमें जाता है गोल्डस्टीन, और इसमें जाता है चैडविक। ठीक, दूसरी बात करते हैं हम द्रव्यमान की। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इलेक्ट्रॉन का 37 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 10⁻⁻27 of kg।
ठीक है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी इतना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 ऑफ kg। ग्राम में निकालेंगे तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है, और इसको ग्राम में निकालेंगे तो ये 28 आ जाएगा, ठीक है। अब चार्ज की बात करते हैं अपन। चार्ज मतलब आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। C मतलब कूलाम। प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित राशि मानी जाती है, ठीक। ये बेसिक कैरेक्टर है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड सवाल भी कितनी बार पूछे जाते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है। ये आवेश डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये एक छोटी सी वैल्यू है जो फिक्स है, ठीक है। तो इन एग्जाम में इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे बना, इन सब के बारे में नहीं पूछेंगे। वह न्यूट्रॉन को किस किस पर आधारित है, न्यूट्रॉन की अभिक्रियाएं क्या है, क्योंकि ये न्यूक्लियर फिजिक्स में आती हैं। जनरल केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन क्या है, किसका भाग है, इसकी द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, द्रव्यमान कितना होता है, इस पर आवेश कितना होता है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था डाल्टन का परमाणु प्रतिरूप। इन्होंने बताया कि परमाणु एक मूलभूत तत्व है जिसे इकाई तत्व भी कहा जाता है। दो भाग होते हैं, एक आंतरिक एक बाह्य। आंतरिक भाग में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये उनके खोज का श्रेय, इनका द्रव्यमान और इनका आवेश, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे कि परमाणु के संदर्भ में और कौन से वैज्ञानिक थे जिनका योगदान था, और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने परमाणु के संदर्भ में अपने नियम प्रस्तुत किए थे, ठीक है। तो अगला जो अपन देख रहे हैं, डाल्टन के बाद अगला जो टॉपिक अपने पास आता है, तो परमाणु की संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो परमाणु की संरचना का अध्ययन करते समय परमाणु एक गोलाकार संरचना मानी गई। गोलाकार संरचना मानी गई। तो ये माना किसने? ये उसने माना जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उसका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने सबसे पहले कहा कि परमाणु एक गोलाकार संरचना है, ठीक, और इसमें भीतर की ओर चारों तरफ छोटे छोटे से ऋणावेशित कण, जिन्हें इन्होंने पहले ही डिस्कवरी कर ली थी, जिनकी डिस्कवरी या खोज कर ली थी, ऋणावेशित कण, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार बिखरे रहते हैं। किस प्रकार बिखरे रहते हैं? जैसे तरबूज में बीज लगे हों। इसीलिए इस मॉडल का नाम वाटरमेलन, वाटरमेलन मॉडल है, ठीक है। इसके अलावा इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, प्लम पुडिंग का मतलब क्या होता है? धसी हुई चीजें। जैसे अगर मान लीजिए एक लड्डू है, तो लड्डू में जैसे इलायची के दाने भीतर भी धसे रहते हैं, इसीलिए इसे पुडिंग का प्लम का मतलब होता है खोखला भाग, और उसके अंदर कोई चीज धसी हुई हो तो वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। और परमाणु गोलाकार है। देखो, पहला सवाल तो ये हो गया, परमाणु को गोलाकार किसने कहा? परमाणु को गोलाकार कहा थॉमसन ने। परमाणु में इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं, ये बात किसने बताई थी? ये भी बताई थी थॉमसन ने। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो बिखरे होते हैं वो तरबूज में बीज के समान बिखरे होते हैं, तो वाटरमेलन मॉडल देने वाला वैज्ञानिक भी कौन था? वो था थॉमसन। और प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक भी कौन था? वो था थॉमसन। तो सवाल पूछा जाता है कि थॉमसन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, रिश्तेदार लगता था इसका इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में क्या है कि इसने प्रोटॉन के बारे में बताया। इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त जितना भी भाग है, जैसे तरबूज में बीजों के अतिरिक्त जो लाल रंग का भाग होता है, वो पूरा भाग जो है वो धनावेशित भाग है। और इन्होंने ये बात और कही कि परमाणु एक उदासीन तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश धनावेशित भाग के बराबर होता है।
ये बात इन्होंने इसमें प्रस्तुत की। तो जो थॉमसन का मॉडल था, जे थॉमसन मॉडल जो कहा जाता है, उसे वाटरमेलोन या प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। इनके अनुसार परमाणु एक गोलाकार संरचना है जिसमें ऋणावेशित कण इस प्रकार बिखरे होते हैं जैसे तरबूज में बीज लगे हों, ठीक। और बीजों के अतिरिक्त जितना भी भाग है, यानी ऋणावेशित कणों के अतिरिक्त जितना भी ठोस भाग है वो धनावेशित भाग कहलाता है। और ये धनावेशित भाग उतना ही होता है आवेश के आधार पर जितने की इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, ठीक है। ये बात आई थी जे थॉमसन की। अब यहां से सबसे पहले पता लगा कि परमाणु गोलाकार संरचना है, ठीक। लेकिन सबसे पहली चीज जो आई सामने कि भैया आपने बता तो दिया कि ये गोलाकार संरचना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब कोई धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में हो, ठीक, तो फिजिक्स कहती है कि जब भी कोई धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में होते हैं, ठीक है, तो उस चीज को बैलेंस कैसे करें हम। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बनेगा उसको बैलेंस कैसे करें और इस चीज को कैसे सत्यापित करें कि उस फोर्स के आधार पर ये संरचना गोलाकार होगी, ठीक। तो ये मॉडल जो है वो फॉल्स मॉडल है, जिसे झूठा मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन उस दौरान, उस सदी में कुछ वैज्ञानिक ही थे जो परमाणु के बारे में डिस्कवरी कर रहे थे, तो उन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसकी जानकारी हमारे पास है। तो एक तरीके से फॉल्स मॉडल है, झूठा मॉडल है, ऐसा परमाणु स्वरूप संभव ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है कि अगर दो आवेश या बराबर मात्रा में आवेश उपस्थित हैं तो वो वस्तु कभी भी गोलाकार नहीं हो सकती। तो ये एक फॉल्स मॉडलिंग है जो हमारे सामने है। तो बच्चों ये जो मॉडल है ये एक फॉल्स मॉडल है और इसकी कुछ कमियां हैं, जिसमें पहली मैंने कमियां आपको बता दी कि परमाणु गोलाकार नहीं हो सकता इस आधार पर, तो कि ऋणावेश बिखरे हुए हों और धनावेशित भाग उसको घेरे रहता हो, ठीक है। अगला अपन जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो है रदरफोर्ड मॉडल। ठीक, रदरफोर्ड जो मॉडल था वो बहुत सिंपल मॉडल था, ठीक है। रदरफोर्ड एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था और एक्चुअल में ये अल्फा कणों पर अपना प्रयोग कर रहा था। जब इसने अल्फा कणों पर अपना प्रयोग किया उस दौरान इसके सामने एक छोटी सी बात आई। ये क्या कर रहा था कि अल्फा कणों की जो अल्फा गन होती है उसकी सहायता से ये धातु की परत की मोटाई और अल्फा कणों की टक्करों के बीच में अपना प्रयोग कर रहा था। उस दौरान इसने सबसे पहले बम्बार्टमेंट प्रयोग का सबसे पहले वर्गीकरण किया, जिसे अपन कहते हैं अल्फा कणों का प्रकीर्णन। ठीक, प्रकीर्णन का मतलब होता है बम्बार्टमेंट, ठीक है, मतलब बौछार। दूसरी भाषा में बोले अपन या दूसरे शब्दों में बोले बौछार, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सबसे पहले इस अवधारणा को प्रस्तुत किया, ठीक है, कि परमाणु जो है वो अल्फा कणों द्वारा पढ़ा जा सकता है। मतलब ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु संरचना को अल्फा कण द्वारा प्रस्तुत किया, ठीक। इनका कहना ये था कि परमाणु एक विशाल संरचना है, विशाल संरचना है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई थी कि परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार के दौरान परमाणु स्तंभ प्राप्त हुए। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि सर अल्फा कणों की बौछार के दौरान परमाणु स्तंभ का मतलब क्या है। एक्चुअल में क्या हुआ कि इन्होंने स्वर्ण पत्र लिया था। इस स्वर्ण पत्र को लेने का कारण क्या था, अब ये तो क्या बहुत ज़्यादा अंदर घुस जाएंगे अपन। जनरली हमसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि स्वर्ण पत्र
कौन से वैज्ञानिक ने परमाणु का अध्ययन करने के लिए काम में लिया, और वो वैज्ञानिक है रदरफोर्ड। ठीक है, स्वर्ण पत्र क्यों लिया, स्वर्ण पत्र की मोटाई कितनी होती है, ये सारी चीजें जनरल साइंस में आती है, लेकिन आपके काम की नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो काम का नहीं उसे पढ़ने से क्या फायदा है ना। तो स्वर्ण पत्र लिया और स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की। ठीक, अच्छा पता कैसे लगा कि अल्फा कण कैसे प्राप्त होंगे, तो अल्फा कणों की प्राप्ति जो है ये हमेशा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से होती है। ठीक, रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है, ऐसे तत्व जिनका अर्ध आयु काल होता है। अब लोग सर ये अर्ध आयु काल क्या बीमारी है, वे यौगिक जो समय के साथ घटते या क्षय होते हैं। समस्त यौगिक क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव कहलाते हैं, और जो समय इनको घटाता है वो समय क्या कहलाता है, इनका अर्धायु काल, जिसे हाफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो अल्फा कणों की प्राप्ति कहां से हुई थी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से। ठीक है, वे पदार्थ जो अर्धायु काल रखते हैं। ऐसे कौन से पदार्थ है सर जो अर्धायु काल रखते हैं, देखो भैया, यूरेनियम, ब्रोमीन, रेडियम, ये सारे अर्धायु काल युक्त पदार्थ हैं जो समय समय पर क्षय होते रहते हैं, घटते रहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर रदरफोर्ड ने काम तो बहुत सारा कर दिया, लेकिन हमारे काम की क्या चीज़ है, कंपटीशन एग्जाम में क्या बीमारी आएगी। तो लॉजिक ये है कि रदरफोर्ड ने दो चीज़ें प्रस्तुत की। पहले तो इन्होंने प्रस्तुत किए अवधारणाएं, ठीक, और दूसरा इन्होंने प्रस्तुत की कमियां, कि भाई इनके मॉडल की क्या कमियां थी। अवधारणा क्या थी, पहली बात कि परमाणु से अल्फा कण टकराकर सीधे गुजर गए। ये वो गुजरना नहीं है, आरएनएस, राम नाम सत्य, गुजरना मतलब पास हो गए। ठीक है, दूसरी बात कि परमाणु की सतह पर अल्फा कण अधिक कोण पर विचलित हो गए। तीसरी बात, परमाणु के भीतर अल्फा कण न्यून कोण पर विचलित हुए। और चौथी बात, अधिकांश में से एक अल्फा कण पुनः अपने पथ पर लौट आया। कितने में से, 20,000 में से एक कण, ऐसा माना गया। तो ये इनकी हाइपोथेसिस थी, अवधारणा, कि भाई परमाणु से जब अल्फा कण टकराए तो सीधे गुजर गए, सीधे निकल गए। ठीक है, पहली जो इन्होंने हाइपोथेसिस देखी थी वो ये थी। दूसरा कि परमाणु की सतह पर अल्फा कण अधिक कोण पर विचलित हो गए। ठीक, तीसरी बात ये थी कि परमाणु के भीतर अल्फा कण न्यून कोण पर विचलित हुए। यानी इनकी हाइपोथेसिस या अवधारणा में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अल्फा कण सीधे भी गुजरे हैं, यानी परमाणु को भेदते हुए चले गए। और इनकी अवधारणा से साफ साफ पता लग रहा है कि परमाणु की सतह भी होती है जिससे अल्फा कण टकरा कर चले गए। तीसरी ये बात पता लगती है कि परमाणु के
भीतर अल्फा कण घुस तो गए, लेकिन परमाणु के भीतर भी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये न्यून कोण पर विचलित हो गए। और इन्होंने ये बताया कि अधिकांश में से एक अल्फा कण पुनः अपने पथ पर लौट आया। इसका मतलब परमाणु का ऐसा भी भाग रखता है परमाणु जिससे कोई भी वस्तु पार नहीं हो सकती, भेद नहीं सकती। अब जब ये सारे लॉजिक उनके सामने खड़े हो गए तो इन्होंने इसका कंक्लूजन निकाला, जिसे कहते हैं हम निष्कर्ष, परिणाम, कि ये सारी बातें जो हैं उनके परिणाम क्या निकलेंगे। तो परिणाम अपन यहाँ लिख रहे हैं कि परिणाम क्या होंगे इनके, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ परमाणु के साथ ये बीमारी, ये दुर्घटना हो गई, इस वजह से ऐसी ऐसी बात सामने आई है हमारे। ठीक है, अब वो जो रिजल्टेंट हमारे सामने आएगा टॉपिक वो ये है कि भाई ये सीधे क्यों गुजरे, क्योंकि परमाणु खाली पाया जाता है, खाली होता है, जिसे हम कह सकते हैं खोखला। ठीक भाई, अधिकांश अल्फा कण सीधे क्यों गुजरे, क्योंकि परमाणु खोखला होता है, यानी परमाणु एक खोखली संरचना है जिसमें भीतर कुछ नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज, परमाणु की सतह पर अल्फा कण अधिक कोण पर विचलित हो गया। हाँ देखो ध्यान से समझो, सतह पर, तो परमाणु की सतह पर कुछ ऐसे कण थे कि अल्फा कण उनसे टकराकर 90 से अधिक कोण पर विचलित हो गए। समझ रहे हो, तो सतह पर अधिक कोण से विचलित हुए। अधिक कोण का मतलब 90 से ज्यादा। अगली बात करते हैं, परमाणु के भीतर अल्फा कण न्यून कोण पर विचलित हुए। भीतर न्यून कोण, इसका मतलब परमाणु के भीतर भी कोई ऐसी संरचनाएं थी जिससे ये टकराकर 90 डिग्री से कम कोण पर विचलित हो गए। और तीसरी बात, अधिकांश अल्फा कण में से एक अल्फा कण पुनः अपने पथ पर लौट आया, यानी इसके भीतर ऐसा कोई कण विद्यमान है जिससे अल्फा कण टकराया और रिबॉन्ड हो गया। ठीक है, इसका मतलब परमाणु एक खोखली संरचना है, परमाणु एक खोखली संरचना है, परमाणु की सतह पर कुछ पाया जाता है, परमाणु के भीतर भी कुछ पाया जाता है, और परमाणु के केंद्र में भी कुछ पाया जाता है। अब ये कुछ क्या है, ये इसका परिणाम है। परिणाम, पहली बात कि सतह पर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। सतह पर कौन भ्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। भीतर भी कौन भ्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। केंद्र में कौन पाया जाता है, केंद्र में धनावेशित भाग पाया जाता है। अब यही क्यों सिद्ध हुआ कि केंद्र में धनावेशित भाग होता है, ऐसा ही क्यों पता चला? ऐसा इसलिए पता चला कि ये भाई साहब वैज्ञानिक थे, बावड़ा थोड़ी था, इसको पता था ये बात कि अल्फा कण एक धनावेशित कण है। अब देखो यहां प्रश्न उठ रहा है और हम बिठा रहे हैं उसको कि अल्फा कण हीलियम के द्विधनावेशित +2 चार्ज के बराबर होता है, तो ये अल्फा कण धनावेशित कण हो गया। अब अगर ये मान लो इलेक्ट्रॉन होते तब तो इनके पास कोई वस्तु आके टकराती और अपनी गति जो है प्रोटॉन की या अल्फा कणों की वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से टकराकर वो चले गए। वापस भेजने का मतलब ये हो गया कि किसी ने वापस भेजा है, जैसे आप किसी कमरे में घुसे और आपको कोई वापस भेज दे, इसका मतलब अंदर ऐसा एक बलशाली पात्र है जो आपकी गति से ज्यादा बल रखता है, इसीलिए तो आपको दूसरी तरफ भेजेगा वो। इसका मतलब परमाणु के भीतर एक धनावेशित भाग है जो एक दूसरे धनावेश को क्या कर सकता है, वापस भेज सकता है। उसके ऊपर एक ऐसा बल लगा सकता है कि वो रिबाउंड हो जाए, पुनः अपनी रास्ते पर आ जाए। तो ये 3 परिणाम हैं कि परमाणु की सतह पर इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, और परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित भाग होता है। ठीक है, जिसकी वजह से अल्फा कण वापस अपने पथ पर लौट आते हैं। तो ये इसकी अवधारणा है और ये इसके कंक्लूजन है कि परमाणु की सतह पर, परमाणु के भीतर और परमाणु के केंद्र पर अगर हम देखें तो ये हमारा रिजल्ट आया है।
जो हमको रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप से प्राप्त हुआ है। ये हमारा रिजल्ट है एक्चुअल में। अब ये चीज़ अगर हम और पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा और दूसरा इसकी कमियों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अभी तक ये टॉपिक हमारा यहीं चलेगा। इसके बाद इसकी कमियां और इसकी और भी जो गुण हैं और भी जो मॉडल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप यहाँ तक पढ़ें इसे और यहाँ तक इसे समझ लें। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं या पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन टॉपिक्स को स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो टॉपिक स्टार मार्क किए जा रहे हैं वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी सब चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।